हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज का हम लोग का सेक्शन जो है वो है कक्षा 10 का गणित, जो अध्याय नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उस पार्ट का क्या नाम है, अध्याय का क्या नाम है आप जानते हैं। उस पार्ट का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल, जिसे हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आज हम लोग इस सेक्शन में जो है इसको कवर करने वाले हैं। तो इसमें आप जानते हैं कि 2 प्रश्नावली है। 2 प्रश्नावली को हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे। दोनों वीडियो में जो है इसमें तो कुछ बेसिक हम लोग यानी कि बहुपद के बारे में जो है फंडामेंटल जानकारी लेंगे। और उसके बाद से यानी कि पहला जो प्रश्नावली है वो थोड़ा सा उसमें कम है, केवल ग्राफी निरूपण है और शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। और उसमें जो है समय कम लगता है। और यहाँ पे जो इसका बेसिक जो है इसके बारे में यानी कि फंडामेंटल जो जानकारी हमें चाहिए वो इसमें बताई जाएगी। और दूसरा जो वीडियो हम लोगों का आएगा वो जो है प्रश्नावली 1.2, यानी कि 2 वीडियो में हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। जिस तरह से हम लोग पिछले यानी कि पार्ट को जो है पार्ट नंबर 1 को 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे, वैसे ही इसको भी हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर जाएँ, और पिछला जो है वीडियो आप उसको 3 भाग में है, और 3 भाग में वीडियो उसको आप देखें, क्योंकि 5 अंक जो है पार्ट नंबर 1 से आपको परीक्षा में दिया जाएगा। और उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन भी एक बनता है जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला होता है, और आपको ये पता होगा, तो आप जरूर जाएं उस वीडियो को देखें। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट नंबर 2 की चर्चा करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 का जैसे कि पार्ट का नाम ही है बहुपद, तो हम लोग सबसे पहले बहुपद की परिभाषा देखेंगे, यानी कि बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले देखा जाएगा, लिखा है ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर राशियाँ केवल ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लिखा है कि ऐसे बीजगणितीय व्यंजक, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक का मतलब ये होता है कि चर और अचर राशियां का योग, व्यकलन, गुणा, भाग जो भी यानी कि जोड़ घटाना उनका होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं। तो कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक हो जिनमें चर राशि केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के घात के रूप में हो, यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि जो बीजी व्यंजक हो उसमें चर राशि है, और चर राशि का जो घात है उसको आपको फोकस करना है, चर राशि की घात को देखना है। तो चर राशि का जो घात होगा वो क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो, वही क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यानी कि बहुपद का जो प्रतीकात्मक यानी कि भाषा के रूप में जो इसका परिभाषा दिया जाए वो ये है Px, P फॉर हो जाएगा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, और x जो है x ये बता रहा है कि यानी कि जो बहुपद है x के चर में बहुपद है। तो यानी कि जो Px जो है बहुपद x के चर में, उसका रूप क्या दिया गया है यहाँ पे, an, x के घात n, फिर उसके बाद से an-1 x के घात n-1, यानी कि यहाँ पे एक ये जो n है यहाँ पे क्या हो रहा है, चर की घात क्या हो रही है, घट रही है। और ऐसे घटते घटते चर की घात घटते घटते क्या हो जाएगा, अचर पद आ जाएगा, यानी कि चर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो जो इसके रूप में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। दुनिया का किसी भी किताब में जितना भी बहुपद होगा सब इसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा ये चर में क्या है, बहुपद कहलाते हैं, जहाँ a0, a1, a2 और डॉट डॉट करके an तक जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि जो है अचर पद है, वास्तविक संख्याएं हैं। और an नॉट इक्वल टू 0, यानी कि an जो है 0 आपका नहीं हो सकता, क्योंकि an अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये इसका गुणांक 0 हो जाएगा, तो इसका गुणनफल पूरा 0 हो जाएगा, इस पद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो an नॉट इक्वल टू 0, an 0 के बराबर नहीं हो सकता। और n यहाँ पर क्या है, n जो है आपका ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसी को हम लोग ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं। n यहाँ पर क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक का तात्पर्य ये होता है कि धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता, या 0 या 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो आपको समझ में आया होगा, उदाहरण से ज़्यादा ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं, ये बहुपद की क्या है, परिभाषा है। ये बहुपद की परिभाषा जो है हम लोग कक्षा 9 में भी पढ़कर यही आते हैं, यही परिभाषा ऐसे ही किताब में दी जाती है और इसे ही हम लोग पढ़ते हैं। तो उदाहरणार्थ में यानी कि उदाहरण के रूप में देखेंगे बहुपद का उदाहरण क्या होता है। तो बहुपद का जो उदाहरण होता है इसे जो है हम लिख सकते हैं 4x के घात 3 धन 5x के घात 2 धन 4x प्लस 5। ये जो है एक प्रकार का यानी कि पहला उदाहरण हम लिए हैं, ये जो है बहुपद है, बहुपद के रूप में है। तो इसको देखेंगे यहाँ पे जितने चर हैं सभी चरों की जो घातें हैं वो क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो सभी चरों की घातें क्या है, इस चर की घात क्या है, धन 3, इसका है धन 2, इसका है धन 1,
और यहाँ पे x जो है उसका घात क्या है 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी जो है चर, जितनी चर की घातें हैं सब वो क्या किस रूप में है, ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये x के चर में बहुपद है। तो इसे जो है हम लोग ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं px, इसे हम लोग px से प्रदर्शित कर सकते हैं px इज इक्वल टू, यानी कि ये जो p फॉर पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी कि बहुपद x के चर में बहुपद 4x की घात 3 धन 5x की घात 2 धन 4x धन 5। तो इसे हम कह सकते हैं, ये कामा लगाकर लिख सकते हैं कि x के चर में बहुपद है, x के चर में बहुपद है। तो आपको उम्मीद किया जा सकता है कि आपको ये बहुपद जो है समझ में आया होगा, यानी कि बहुपद जो है किसके चर में, x के चर में बहुपद है। एक और बहुपद का हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, ये py, यानी कि ये जो बहुपद है y के चर में बहुपद है, y के घात 2 प्लस 2y प्लस 1/2। इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा जो है y के चर में क्या है, बहुपद है। यहाँ पे जो चर की घातें हैं वो क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए इसे हम बहुपद कह सकते हैं। तो इसे लिखेंगे y के चर में बहुपद है। तो समझ में आया होगा। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, pt। तो यहाँ पे करड़ी में 5 t का स्क्वायर प्लस 1/2 t और प्लस 3/2, यह भी हमारा जो है बहुपद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चर है वो क्या है, t के रूप, यानी कि चर जो है t के रूप में है। तो t का घात क्या है 2, यहाँ पे t का घात क्या है 1। तो यानी कि ये दोनों घातें जो है क्या है, चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है ये t के चर में क्या है, बहुपद है। तो लिख सकते हैं t के चर में बहुपद है। अब जो है इसे जो है px बराबर हम लिख सकते हैं 5, यह भी जो है x के चर में बहुपद है, लेकिन इसे हम अचर पद कहेंगे, यह भी बहुपद है। यहाँ पे x के घात 0 भी छिपा है, जिसका घात 0 होता है उसका मान क्या हो जाता है 1। तो 1 का गुणांक इसमें होगा, तो इसे यहाँ पे लिखते नहीं है, बस मानते हैं x का, यानी कि जो चर की घात क्या है 0 है। तो यह भी जो है ना x के चर में बहुपद है, इसे लिख सकते हैं अचर बहुपद है। तो इस तरह से बहुपद के 4 उदाहरण हम लोग देखें, ये सब के सब क्या हैं, बहुपद हैं। और कौन से ऐसे बीजगणितीय व्यंजक होते हैं जो बहुपद नहीं होते, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो एक बहुपद नंबर 1 में हम एक बहुपद लेते हैं, x के घात -2 प्लस यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ पे रहेगा 4x प्लस 2। ये जो है आपका x के चर में बहुपद नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे बहुपद नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चर की घात क्या हो गई है, -2 ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, यानी कि चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। क्योंकि हमारा जो परिभाषा है बहुपद का वो यही कहता है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें चर राशि केवल ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हो, यानी कि जो चर राशि हो ऋणोत्तर पूर्णांक के घात के रूप में हो, उसी को हम लोग बहुपद कहेंगे। तो ये जो है इसका ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, इस घात का, इस चर का। तो यहाँ पे दूसरा देखेंगे, दूसरा जो है आपका 4x के घात 2 धन 5 करड़ी में x धन 3, यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो चर की घात है वो क्या है, ऋणोत्तर तो है, लेकिन इसका चर की घात क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। आप गणित जानते होंगे कि जो भी राशि करड़ी में होती है उसका मान क्या होता है, करड़ी हटाएंगे तो उसका घात 1/2 लगा देंगे। यहाँ पे करड़ी की जो भी घातें रहती है वो हर में चली जाती हैं, हर में जो भी घात करड़ी का, यहाँ पे करड़ी घात 2 है तो 1/2 कर दिए। यहाँ पे अगर इसका घनमूल निकालना होता तो 1/3 हो जाता, करड़ी के घात 4 होता तो 1/4 हो जाता। तो बात समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, x के घात 1/2 ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। यानी कि धनात्मक तो है बट यानी कि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक यानी कि भिन्न के रूप में है, तो यानी कि भिन्न नहीं हो सकता। यह भी क्या है, बहुपद नहीं है, लिख देंगे यह भी बहुपद नहीं है। तीसरा हमारा हो जाएगा
5 यक्स के घात 3 धन 1 बटा यक्स धन 4। यह भी जो है बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो चर राशि है उसका जो घात है वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर में जो चर राशि वो हर में है, और इसको ऊपर जब लेकर जाएंगे तो इस यक्स का घात क्या हो जाएगा? -1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका, यहाँ पे मान लो हम 1 नहीं 2 लिख दें, तब भी ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जब ऊपर जाएगा तो इस घात यानी कि जो चर की घात वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बीजगणितीय व्यंजक है बहुपद नहीं है। चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा जो है करड़ी में, यानी कि एक करड़ी में नहीं हो सकता, यानी कि माइनस चर की घात माइनस नहीं हो सकती, चर यानी कि हर में नहीं हो सकता। एक भिन्न ले लेते हैं, यक्स के घात 2 माइनस 4 यक्स के घात 3/2 धन 5, यह भी हमारा बहुपद नहीं है। और आपको समझ में आ गया होगा बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है। ये बहुपद नहीं है तो क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इसका योग यानी कि जो चर है, चर की घात तो यानी कि धनात्मक है, लेकिन इस चर की घात क्या है? पूर्णांक नहीं है। 3/2 पूर्णांक नहीं है, तो यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। तो ये 4 कंडीशन होते हैं। इन 4 कंडीशन में जो है हम लोग बहुपद नहीं मानते, इसे सिर्फ बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं, बहुपद नहीं कहेंगे। और जिस चर की घात जो है ऋणात्मक पूर्णांक होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें 9th में पढ़ाई जाती हैं, तो बहुपद आपको समझ में आ गया। इसका जो है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है, जिस पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं उस पार्ट के बारे में समझना, उसका परिभाषा यानी कि है क्या। डायरेक्ट में अगर आपको प्रश्नावली पढ़ाऊँ तो डायरेक्ट प्रश्नावली आप समझ जाएंगे, लेकिन बेसिक अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, मैथ को जानना चाहते हैं, अगर आपसे भी अगर कल कोई छोटा बच्चा या कोई आपका ही छोटा भाई अगर आपसे कोई पूछे कि ये बहुपद क्या होता है, तो बहुपद आप उसको समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? प्रश्नावली तो इसका बहुत ही आसान है। अभी मैं चाहूँ तो आधे घंटे में दोनों प्रश्नावली कंप्लीट करा दूँ और आप एलिजिबल भी हो जाएंगे, नंबर भी पा जाएंगे, बट आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो इन थ्योरी को पढ़ते हैं और समझते हैं और गणित को जो है गहनता से अध्ययन करते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। बहुपद का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुपद का उदाहरण भी देख लिए, बहुपद कौन बहुपद होता है, किसे बहुपद कह सकते हैं, किसे बहुपद नहीं कह सकते। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जितना बहुपद हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे बहुपद की कुछ ना कुछ घातें आ रही हैं, चर की घातें आ रही हैं। तो किस घात की मान्यता है? जैसे कि कई घातें आ रही हैं, यहाँ पे देखो 3 घात भी है चर की, 2 घात भी है, 1 घात भी है, 0 घात भी है। तो यहाँ पे किस घात की मान्यता दी जाती है? तो वो वही जो है बहुपद की घात के जो है ये रूल बनाया गया है। बहुपद की घात क्या होती है? तो यहाँ पे लिखा है किसी बहुपद, माना बहुपद px के रूप में है, यानी कि बहुपद क्या है? x के चर में है। तो किसी बहुपद px यानी कि माना px के रूप में है, बहुपद में चर राशि x की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। बात को समझना, सबसे बड़ी घात यानी कि जो बहुपद लिखा रहेगा उस बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होगी उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात कहेंगे। तो पहला जो यहाँ पे उदाहरण हम दिए हैं बहुपद का, 4x के घात 3 धन 5 x के घात 2 धन 4x धन 5। तो इसमें चर की घात सबसे बड़ी कौन है? 3। तो हम कह सकते हैं इस बहुपद का जो घात है वो क्या है? 3। तो इसमें हम लोग उदाहरण के रूप में देखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं x के घात 5 धन 2x के घात 2 धन 3x माइनस 6। इस बहुपद में यानी कि बहुपद px के रूप में एक बहुपद है, तो इस बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी? तो आप देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है? 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं px बहुपद, px में बहुपद की घात, बहुपद की घात 5 है। जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। एक और हम लोग उदाहरण देखेंगे, इसको मिटाते हैं हम लोग। एक और उदाहरण देखेंगे, 1/2 धन 2x धन 5x के घात 3 धन 4x के घात 2। इसमें हम लोग देखेंगे ये जो हमारा बहुपद का, यह भी हमारा px के रूप में बहुपद है। इसमें बहुपद की घात क्या होगी? तो यहाँ पे लिखा जाएगा px में बहुपद की घात, आपको पता होगा बहुपद की घात कितनी हो जाएगी?
3 होगी, यानी कि 3 है लिख देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है 3। बहुपद का एक और क्रम होता है, जैसे कि बहुपद की सबसे बड़ी घात को बड़ी घात वाले पद को हम पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी घात वाली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन पहले हम सबसे छोटी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात, फिर उससे बड़ी घात, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बहुपद का ये जो है व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुपद और बहुपद की घात समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार की होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग रहेगा घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो हम लोग ब्लैक वाला जो है लेते हैं। घातों के आधार पर थोड़ा जल्दी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करेंगे। नंबर 1, घातों के आधार पर जो बहुपद होता है, सबसे पहला बहुपद जिसे हम बोलते हैं अचर बहुपद बोलते हैं। अचर बहुपद, इसको भी ब्लैक में ही लिखा जाए। पहला नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब ये है कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 0 हो। ध्यान से सुनना, ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 0 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अचर बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हम बस लिख रहे हैं 12 कामा कड़ी में 5 कामा 1/2, ये सब बहुपद है। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? अचर पद बहुपद, यानी कि अचर बहुपद है। इसमें केवल अचर पद ही है, चर राशि आपको दिख नहीं रही है। हालांकि चर राशि है सबके पास, यानी कि यक्ष एक चर राशि है, लेकिन उसका घात क्या है? 0। तो जिस राशि का घात 0 होता है उसका मान क्या होता है? 1। तो यहाँ पे जैसे ही यक्ष घात 0 का मान 1 रखेंगे तो 1 का गुणनफल करेंगे तो वही आएगा गुणनफल के रूप में। तो इसलिए इसको लिखा नहीं जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अचर बहुपद। अचर बहुपद के बाद आता है हमारा 2 नंबर पे रैखिक बहुपद। ये सब जो है घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार हैं। तो पहला नंबर हो गया अचर बहुपद, दूसरा आ गया रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में ऐसे बहुपद जिसमें बहुपद चर की घात क्या हो? 1 हो, उसे हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। बहुत ही आसान है, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि हम लिख दें यहाँ पे x + 2 कामा 2x + 5, ये सब क्या है? ये जो है रैखिक बहुपद है। आप देख रहे हैं बहुपद की घात क्या है? 1। यहाँ पर भी बहुपद की घात क्या है? 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं t + 2 कामा t - 3, ये सब क्या है? y भी लिख सकते हैं, कोई भी चर लिया जा सकता है। तो ये सब बहुपद है। ये सब किस में बहुपद है? इस चर की घात क्या है? 1 है, तो इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद है। ये सब रैखिक बहुपद इसे कहा जाएगा। फिर अगला नंबर 2 हो गया हमारा, 3 रहेगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो नाम से ही स्पष्ट है, नाम से भी आप समझ पा रहे हैं। द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 2 हो, उसे क्या कहा जाएगा? द्विघात बहुपद। जैसे x² + 2x - 3, ये जो है द्विघात बहुपद है। 4 - 2x + 8x², ये जो है क्या? द्विघात बहुपद है। अगला हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का परिभाषा आप खुद दे सकते हैं। त्रिघात बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है जिस चर में, ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 3 हो। और 5वां हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ये घातों के आधार पे हम लोग बहुपद को 5 प्रकार से देखे हैं। तो त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण दे देते हैं। x की घात 3 धन 2x² धन 5, यहाँ पे हो जाएगा y की घात 3 माइनस 4y की घात 2 धन y - 2। तो आप देख सकते हैं ये त्रिघाती बहुपद है, ये द्विघाती है, ये रैखिक है, ये अचर है। द्विघात बहुपद क्या होता है?
द्विघात बहुपद ये होता है जिसमें दो घात का भी दो घात हो, जैसे मान लीजिए x के घात 2 और पूरे का यानी कि घात 2 हो, फिर प्लस 2x² माइनस 3, ये जो है आपका द्विघाती बहुपद है, यानी कि यहाँ पे जो है 4 के रूप में हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y के घात 4 माइनस 2x³ प्लस, सॉरी x नहीं रहेगा, y ही चर रखेंगे, y³ माइनस 3y² प्लस 2y प्लस 5, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, बहुपद की घात 4 है, तो इसे यानी कि दो घात का दो घात के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको कैसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिसकी चर की घात जो भी हो, चर की घात 0 हो तो अचर, चर की घात 1 हो तो रैखिक, चर की घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, चर की घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद, चर की घात द्विघात बहुपद यानी कि चर की घात 2 की घात का भी घात 2 हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुपद समझ में आ गया होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग को ये पढ़ना है, बहुपद का मान, यानी कि बहुपद जो होता है उसका बहुपद का मान क्या होता है, और बहुपद के मान के बाद बहुपद का शून्यक, वही हम लोग को प्रश्नावली में शून्यक ज्ञात करना है। और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे रैखिक, यानी कि रैखिक निरूपण, यानी कि बहुपद का जो है आलेख कैसे बनता है, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है। तो अगला जो है हमें लिखना पड़ेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रैखिक बहुपद का आलेखी निरूपण, द्विघात यानी कि द्विघात बहुपद का आलेखी निरूपण, उसके बाद से त्रिघात बहुपद का आलेखी निरूपण। तो इसको संक्षिप्त में हम लोग देखेंगे, पहचान बस सीखेंगे, यानी कि इसका पहचान कैसे होता है, कैसे निरूपण होता है, ये इससे हमारा मतलब नहीं है, हमको बस मतलब ये है शून्यकों की संख्या निकालना। तो थोड़ा सा जो है आलेखी निरूपण पहचान हम लोग कर लेते हैं। तो रैखिक बहुपद का आलेखी निरूपण क्या होगा, एक सीधी रेखा होगा, जैसे कार्तीय तल यानी कि जो होता है हमारा कार्तीय तल समकोणी कक्ष होता है, उसमें आपको पता है ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये y डैश हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसमें जो बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद जो है, रैखिक बहुपद, उस रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे सीधा बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो इसमें जो ग्राफ आएगा, यहाँ पे 3 ग्राफ हम बनाए हैं, यानी कि तिर्यक भी हो सकता है, समांतर यानी कि अक्षों के समांतर भी ग्राफ हो सकता है, लेकिन जो भी ग्राफ आएगा वो बिल्कुल सीधी सीधी रेखा में ग्राफ आपको मिलेगा। तो जब सीधी रेखा में आपको ग्राफ दिखे तो आप समझ जाना कि ये जो है एक, यानी कि एक बहुपद की घात क्या है, 1 है, यानी कि रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का ग्राफ ऐसे बनता है। अब बात करेंगे द्विघात बहुपद का आलेखी निरूपण। तो द्विघात बहुपद का जो आलेखी निरूपण होता है तो उसका जो ग्राफ बनकर आता है वो परवलय के आकार में आता है। परवलय यानी कि इट मीन्स ये समकोणिक अक्ष में परवलय आपको बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो जब ऐसे बनकर आएगा, ऐसे आपको बन सकता है, नीचे की तरफ भी बन सकता है। तो ऐसे जो बनेगा तो उसको हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है द्विघात यानी कि द्विघात बहुपद का जो है क्या है, ग्राफ है। तो इसको हम लोग परवलय बोलते हैं, यानी कि परवलय के आकार में आता है। त्रिघात बहुपद का जो आलेखी निरूपण होता है उसका जो रूपरेखा होता है ग्राफ का, वो इस प्रकार होता है। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे होता है इसका। तो हम कहेंगे कि आपको ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि त्रिघात बहुपद का आलेखी निरूपण क्या होगा। आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, कि द्विघात का है, कि रैखिक बहुपद का है। तो इसके बाद आपको जो है स्क्रीन पे एक इमेज दिखाया जाएगा अभी, और ये जो है प्रश्नावली 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1 जो है आपको यहाँ पे फोटो उसका दिखलाया जा रहा है। उसमें आप देख लीजिए उसका निर्देशित क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है। तो आप देख पा रहे होंगे, लिखा है पहला प्रश्न है और एक ही प्रश्न है इस प्रश्नावली में 2.1 का। लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, किसका ग्राफ, y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए चित्र में दिया गया, यानी कि 6 ग्राफ आपको दिख रहा होगा, दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये बहुपद का ग्राफ जो आपको प्रदर्शित किया गया है, इसमें बताना है कि प्रत्येक स्थिति में जो px से बहुपद है इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो इसको जो है पहला जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पहला ग्राफ का जो रूप है वो किस प्रकार है।
तो पहले ग्राफ को आप देख रहे होंगे, पहले ग्राफ में जो बहुपद का जो ग्राफ बना है वो x अक्ष के क्या है, समांतर है। x अक्ष के क्या है, समांतर है। स्लाइड जो है हटा दिया जाए। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग शून्यक पहचानने का यही तरीका है। x के चर में अगर बहुपद है, यानी कि लिखा है x के सारे बहुपद क्या हैं, x के चर में है, तो x अक्ष को अगर ग्राफ जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, उतनी ही होगी। जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ बनाए हम, यहाँ पर जो है पहला जो ग्राफ आप देख रहे हो वो सबसे फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वाला ग्राफ इस प्रकार है। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो x अक्ष को क्या प्रतिच्छेद किया, नहीं किया। ये जो ग्राफ बना है ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष। तो क्या x अक्ष जो है प्रतिच्छेद हुआ है, यानी कि x अक्ष को ये ग्राफ काट रहा है, नहीं काटा है। तो यानी कि ग्राफ नहीं कट किया है, तो इसका मतलब कि शून्यकों की संख्या क्या है, 0। अगर ये x अक्ष को जितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। पहला जो है फर्स्ट में ये ग्राफ जो है आप देखे होंगे, ग्राफ और किताब आपके पास होगा तो फर्स्ट ग्राफ देख लेंगे। तो पहले के लिए हम लोग देखेंगे पहला ग्राफ, तो लिखेंगे दिया गया। एक भाषा आप समझ जाइए और सारे के लिए आप ऐसे सभी के लिए जो है सारे प्रश्नों को आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो दिया गया px का ग्राफ, दिया गया px का ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0। तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल भाषा है। इसी भाषा में आपको जवाब देना है। तो पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो पहला ग्राफ है वो आप देख रहे हैं इस रूप का है। तो यहाँ पे ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। तो यहाँ पे x, ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं किया, तो वही लिखा गया दिया गया px, यानी कि px क्या है, बहुपद। तो दिया गया जो बहुपद px के रूप में है का ग्राफ जो है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 0। तो जितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में यानी कि दूसरा जो, यानी कि ये फर्स्ट था हमारा, क्या था, फर्स्ट। तो सेकंड नंबर का जो ग्राफ है उसका रूप कैसा है, ये है आपका y अक्ष और ये हो जाएगा x अक्ष। उसका रूप जो है किस प्रकार है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसका जो दिया है ग्राफी निरूपण वो इस प्रकार से दिया है। ऐसे दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ बना है ये x अक्ष को कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड के लिए ऐसे ही भाषा ये यही रहेगा। दिया गया px का ग्राफ x अक्ष को बिंदु 1 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु 1 पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। तो हम लोग सेकंड नंबर का जो है यहाँ पे हम लिख कर आपको बता दे रहे हैं। सेकंड नंबर के लिए दिया गया px का ग्राफ x अक्ष को बिंदु x अक्ष को, यहाँ से हम लोग मिटाने का प्रयास करेंगे, यहाँ से दिया गया px का ग्राफ x अक्ष को बिंदु 1 पर एक बिंदु पर, x अक्ष को ऐसे लिखेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है,
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है। वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करे कितने भी बिंदु पे प्रतिच्छेद करे उससे हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो बहुपद है वो क्या है? पी एक्स के रूप में है। अगर वाई के रूप में होता यानी कि वाई चर के रूप में होता तो वाई पे देखते हैं। तो यहाँ पे पी एक्स जो है यक्ष वाले अक्ष को जितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, वाई अक्ष को भी प्रतिच्छेद किया, वाई से कोई मतलब नहीं है। यक्ष अक्ष के एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है तो हम कह सकते हैं कि इसका शून्यकों का संख्या क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह से आपका सेकंड नंबर कंप्लीट होता है। और थर्ड नंबर का जो ग्राफ है उसमें आप खुद ही बता सकते हैं, भाषा तो आप ऐसे ही लिखेंगे। थर्ड नंबर के ग्राफ में आप देख सकते हैं, आपको जो है स्क्रीन पे दिखलाया गया था और आपके पास किताब होगा तो देख सकते हैं, हम बनाने का भी प्रयास कर दे रहे हैं। थर्ड नंबर का जो बनेगा ग्राफ वो कैसे बनेगा? ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर, ये वाई अक्ष है। तो थर्ड नंबर का जो ग्राफ है वो इस प्रकार है। तो अब आप बताइए ये कितने यक्ष अक्ष को कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है? थर्ड नंबर में यहाँ पे किया 1, फिर एक यहाँ पे किया 2 और एक यहाँ पे किया 3। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, दिया गया पी एक्स का ग्राफ यक्ष अक्ष को 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। चौथा जो ग्राफ है उसको हम लोग देखेंगे। चौथा ग्राफ जो है वो इस प्रकार से दिया है, ऐसे दिया है। ये 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदु पे? 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2। चौथे के लिए क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 2। और पांचवा के लिए देखेंगे हम लोग। पांचवा जो ग्राफ है यहाँ पे हम बना रहे हैं पांचवा ग्राफ, और पांचवें ग्राफ में जो ग्राफ बहुपद की है वो कुछ इस प्रकार है। तो आप देख पा रहे हैं कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद किया? 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि यहाँ पे बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी कि पांचवा नंबर है ये। पांचवें नंबर में बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी है? 4। लास्ट वाला हमारा छठा नंबर है। ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं छठा नंबर। इसका जो ग्राफ है छठे नंबर का, इसमें जो है कुछ इस प्रकार से दिया है। इसको टच किया है और यहाँ पे आकर फिर इसको टच किया है। तो जहाँ पे टच करेगा तो वह भी उसको लिया जाएगा। तो एक बिंदु पे यहाँ पे टच किया, एक बिंदु यहाँ पे टच किया, यहाँ पे किया, तो 1, 2, 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। सबके लिए भाषा आप ऐसे ही कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये जो है पहला वीडियो जो है इस पार्ट का 2.1 कंप्लीट होता है। और इसमें जो है परीक्षा में आपसे पूछ भी सकता है, ग्राफ दे देगा, और एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुविकल्पी ग्राफ देकर आपसे शून्यकों की संख्या पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा सेक्शन जो है समझ में आया होगा और काफ़ी चीज़ें आप सीखे होंगे। अगर आपको लगता है कि आप ये कुछ इस वीडियो से सीख पाए या और लोग जो है इसको सीख सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जो है आप परीक्षा यानी कि परीक्षा के लिए जो है ये बहुत उपयोगी है और इसको ध्यान में दें।